शुभ संध्या। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में साहित्य पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के बारे में, इनकी व्याकरण के विभागों की चर्चा हुई थी। आज साहित्य पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि साहित्य की परिभाषा क्या है। लिखा है, किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। अर्थात कोई भी भाषा हो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, किसी भी भाषा के ज्ञान, किसी भी भाषा का जो ज्ञान है उस ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। इस परिभाषा को याद रखेंगे कि किसी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। अब हम देखेंगे साहित्य के रूप। तो किसी भी भाषा का साहित्य दो रूपों में पाया जाता है। सबसे पहला है गद्य साहित्य और दूसरा पद्य साहित्य। अब हम जानेंगे कि गद्य साहित्य और पद्य साहित्य क्या है। गद्य साहित्य में दिया है निबंध, पत्र, कहानी, नाटक आदि में विचारों को व्यक्त करने या अपनी बात को प्रकट करने के ढंग को अपनाया जाता है, उसे हम गद्य कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे कि अपने भावों या विचारों को निबंध, पत्र, कहानियों, नाटकों आदि के द्वारा व्यक्त करने के ढंग को गद्य कहते हैं। अर्थात जब हम अपने विचारों को निबंध, पत्र, कहानी, नाटक इत्यादि के रूप में प्रकट करते हैं, उस ढंग को हम गद्य कहते हैं। अब पद्य क्या है कि जब हम अपने विचारों को कविता, दोहे, पद, चौपाई इत्यादि के द्वारा व्यक्त करते हैं तो उस ढंग को हम पद्य कहते हैं। देख लेते हैं, कविता, दोहे, पद, चौपाई आदि जिस माध्यम से कही जाती है वह पद्य कहलाता है। तो ये गद्य और पद्य में अंतर हो गया कि जब हम सीधे कहानी के रूप में अपने विचारों को लिखते हैं, नाटक के रूप में अपने विचारों को बताते हैं, व्यक्त करते हैं, या निबंध के रूप में अपने भाव या विचारों को व्यक्त करते हैं तो उस ढंग को गद्य, और जब हम अपने विचारों या भावों को कविता के माध्यम से, दोहे के माध्यम से, पद के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से या हम छंद के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वह ढंग पद्य कहलाता है। उदाहरण के रूप में हमारी पाठ्य पुस्तक में जो शहीद बकरी है, ऐसे थे गांधी, विक्रम साराभाई या वापसी, जो भी हमारी पाठ्य पुस्तक है बसंत, उसमें ये जो पाठ दिए गए हैं ये गद्य के उदाहरण हैं। और प्राणी वही प्राणी है, दोहा एकादश, भक्ति पदावली तथा किनके साथ हैं, आप किनके साथ हैं, या इसके अलावा कक्षा 8 की हम बात करें तो उसमें जो ध्वनि नामक कविता है वह पद्य के उदाहरण है। उसी तरह से लाख की चूड़ियाँ गद्य के उदाहरण हैं। तो ये हो गया गद्य और पद्य में अंतर। मानक भाषा किसे कहते हैं, मानक भाषा की बात कर लेते हैं। तो एक बार इसको हम देखेंगे कि भारत जैसे विशाल देश में जहाँ अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है तथा अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं, या लिखित भाषा में विविधता, चूँकि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, अनेक प्रकार की बोली बोली जाती है, नहीं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की बोली हो जाती है। तो उसी तरह से जब हम लिखित भाषा लिखते हैं, कोई भाषा लिखते हैं तो उसमें अंतर आ जाता है, विविधता आ जाती है, जिसके कारण कुछ वर्णों तथा शब्दों के दो दो रूप देखने को मिल जाते हैं। इन्हें देखकर हमारे मन में यह भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि इनमें शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध कौन सा है। तो इसीलिए भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस मानक रूप को मान्यता दी गई है उसी को भाषा का मानक रूप कहा जाता है। यहाँ मानक भाषा में ऊपर बताया गया है कि हमारे देश में
अनेक तरह की भाषाएं, अनेक तरह की बोलियां बोली जाती हैं, तो एक ही शब्द के, एक ही वर्ण के दो दो या तीन तीन रूप देखने को मिल जाते हैं। और उन 2 या 3 रूपों में जिस एक रूप को मानक भाषा के रूप में मान्यता दी जाती है, उसी को हम भाषा का मानक रूप कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, हिंदी में कुछ वर्णों के 2 रूप प्रचलित हैं, जिनमें एक को मानक रूप माना गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये अ, ख, छ, झ, ध, भ, ल, ड़, श और छ। यहाँ पर देखिए, ये पुराना रूप है, ये अ है, यह ख है, यह छ है, यह झ है। इसी तरह से जो मानक रूप लिया गया है, ये अ, अब इस तरह से अ ना हो करके इसका मानक रूप इसको मान लिया गया कि ये अ है, ये ख है, ये छ है। तो यह भाषा के अमानक रूप यानी कि पुराना रूप है। ये भी अ है और ये भी अ है, लेकिन जिसको मानक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, उसी को हम मानक भाषा मानते हैं। यहाँ पर देखिए अ, ख, छ, इसको हम मानक भाषा के रूप में मानेंगे। उसके बाद कुछ संयुक्ताक्षर संबंधी नियम हैं, देखेंगे। ट, ठ, ड, ढ, द और ह से बने संयुक्ताक्षरों को हल चिन्ह लगाकर लिखा जाता है, पुराने रूप में नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संयुक्ताक्षर है, ट के साथ ट का मिलान हुआ है। तो ये देखिए, पहले पुराने इस तरह से मिट्टी लिखी जाती थी, लेकिन अब जो है कि ऊपर लिखा गया ना कि संयुक्ताक्षरों को हल चिन्ह लगाकर लिखा जाना चाहिए। तो ट में हल चिन्ह लग गया, उसी तरह से गट्ठर में ट में हल चिन्ह लग गया, गड्ढा में ड में हल चिन्ह लग गया। तो इस तरह से यह मानक रूप है भाषा का, यानी कि ये अक्षर थे, वर्ण थे और ये शब्द हो गया। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि जिन भाषा के जिन रूपों को मानक रूप में संज्ञा प्रदान की गई है, मान्यता प्रदान की गई है, उसी को हम हिंदी का मानक भाषा मानते हैं। तो इस तरह से हमने दो चीज़ें पढ़ लिए, साहित्य के रूप, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, और मानक भाषा से संबंधित कुछ नियम हमने जान लिया। आगे हम अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अगला चैप्टर क्या है, आगे क्या है, आगे हमको क्या पढ़ना है। तब तक इतना हम फेयर पे लिखेंगे, समझेंगे, और जो नहीं समझ में आएगा वो आप हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।